हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे पार्लियामेंट्री कमेटीज पढ़ रहे हैं। आज हमारा सेकंड पार्ट है पार्लियामेंट्री कमेटीज का, तो चलिए देखना शुरू करते हैं। हमने इसमें बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले का वीडियो जाकर के देखिए, ठीक है। हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो हाउस कीपिंग कमेटीज पढ़ने वाले हैं। एग्जैक्टली क्या है कि ये कमेटीज बनाई जाती हैं, जो भी हाउस कीपिंग मतलब आप समझते हैं ना, किसी भी जगह पे होटल में या किसी भी जगह पे हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट होता है कि ठीक ठाक से चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, या जो सैलरी अलाउंसेस हैं वो मतलब सैलरी अलाउंसेस मतलब एक्स्ट्रा जो अलाउंसेस हैं, खाना पीना सबको ठीक मिल रहा है कि नहीं, सर्विस कुल मिला के अच्छा मिल रहा है कि नहीं, इसके लिए बनाया जाता है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। दीज कमिटीज आर responsible for administrative welfare and support services of parliament to ensure its proper functioning and member welfare। कुल मिलाकर के मेंबर्स के वेलफेयर के लिए है ये कि ठीक ठाक पार्लियामेंट अपना काम कर रहा है कि नहीं, कैसे काम करना चाहिए इसमें, और क्या रिकमेंडेशंस हो सकते हैं इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। और ये जो कमेटी है ये 4 तरह की होती हैं। देखिए, पहला है जनरल पर्पस कमेटी। जनरल पर्पस कमेटी जो बनाई जाती है, इसमें चेयरमैन कौन होगा हमेशा, तो देखिए कंपोजिशन में प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो होंगे वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे। कहां पे प्रेसाइडिंग ऑफिसर मतलब लोकसभा में कौन होंगे, स्पीकर होंगे, और राज्यसभा में कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं। तो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन मतलब एक पोस्ट पे रहते हुए दूसरे का भी चेयरमैन के फॉर्म में काम करना। हमने वाइस प्रेसिडेंट में देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। क्लियर है, तो ये ऐसा है। डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन इन राज्यसभा, तो डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे वो लोकसभा में होंगे और डेप्यूटी चेयरमैन जो होंगे वो राज्यसभा में होंगे, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, वाइस चेयरपर्सन्स। क्लियर है, तो थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। यहाँ पे चीजें मेंस में ये कमिटीज पूछी जाती हैं ज्यादातर, और प्रीलिम्स में भी आ सकती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इक्वल वेटेज है, कभी कभी प्रीलिम्स में भी आ जाती है, पर मेंस में ज्यादा इसका वेटेज है, लिखने के लिए आ सकता है। अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस वगैरह दे रहे हैं आप, तो फंक्शंस क्या है, कंसीडर मैटर्स नॉट फॉलिंग अंडर जुडिक्शन ऑफ अदर कमिटीज। अब देखिए, ऐसे कोई भी मैटर जो जितनी कमिटीज हमने अभी तक पढ़ी है उसमें से अगर कुछ छूट गया हो तो वो कहाँ आ जाएंगी, हमारे हाउस कीपिंग कमेटी के अंदर जनरल पर्पस कमेटी में इसको डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या है, एड्रेसेस जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, मतलब जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है उसको यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या क्या उसमें और रिफॉर्म किए जा सकते हैं, क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। कैसे उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो स्मूथली परफॉर्म होने लग जाए। हैंडल्स मिसलेनियस मैटर्स, जो भी मिसलेनियस मतलब जो भी बची कुछ चीजें हैं वो सब यहाँ पे देखा जाएगा। क्लियर है, चलिए। मेक रिकमेंडेशंस ऑन जनरल पार्लियामेंट्री मैटर्स, जो भी जनरल पार्लियामेंट्री मैटर है वो सब देखा जाएगा। हाउस कमिटी जो है इसका काम क्या है, तो एग्जैक्टली क्या है कि इसमें ये देखा जाता है कि खाना पीना का जो भी एक्सपेंसेस है या अलाउंस है वो कैसा है, क्या है, वो ऐसे काम करते हैं। तो देखिए इसका कंपोजिशन क्या है, स्पीकर और चेयरमैन जो होंगे और सीनियर मेंबर से मिलकर के बना होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, मैनेजेस मेंटेनेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बिल्डिंग, कुल मिलाकर के जो खर्चा वर्चा है, जो भी मतलब खाना कैसा मिलेगा, इनको रहने के लिए व्यवस्था क्या होगी, पार्लियामेंट सही से मेंटेन है कि नहीं, वो इनका काम है, ठीक है। देखिए ओवरसीज फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब सही साठ है कि नहीं, ठीक से चल रहा है कि नहीं, ठीक है, ये सब देखना। इंश्योर्स प्रॉपर वर्किंग कंडीशन फॉर मेंबर्स। क्लियर है, मतलब मेंबर्स के लिए एक बढ़िया एनवायरनमेंट मिले उनको काम करने के लिए, ताकि अच्छे से समोसे खा सकें और बढ़िया काम कर सकें, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए हम नेता लोग हैं, खाना तो जरूरी है ना, नहीं मिलेगा खाना तो बुरा मान जाते हैं। फिर इसमें क्या है कि एकोमोडेशन एंड फैसिलिटीज जो है वो भी इसमें मतलब हैंडल्स एकोमोडेशंस एंड फैसिलिटीज। अब एकोमोडेशंस कैसे, उनका वहां पे रुकने का व्यवस्था, उनको प्रॉपर चाय नाश्ता मिल रहा है कि नहीं, पानी कैसा मिल रहा है, ये सब। मैनेजेस सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, मतलब कुल मिलाकर के पार्लियामेंट में जो भी लोग आए हैं उनको कोई किसी तरीके का दिक्कत ना हो, बहुत अच्छे से वो काम करते हैं, एकदम फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले, बढ़िया खाना, बढ़िया पानी, बढ़िया व्यवस्था, क्लीन इन्वायरमेंट मिले, बढ़िया एकदम साफ सफाई हो, सारी चीजें ये इसके अंडर में आता है। कुल मिलाकर के आप ऐसा समझ सकते हैं कि मेंटेनेंस पूरा इसके अंदर में है। देखिए इसके बाद क्या है, तो लाइब्रेरी कमेटी। अब आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में बहुत पढ़े लिखे लोग जाते हैं, मतलब आप जानते हैं, मैं बताना नहीं चाहता कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये पढ़े लिखे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है।
ताकि जब इनको लगे कि हाँ अब हमें चल के कुछ रिसर्च पेपर लिखना है या कुछ पढ़ाई करनी है, खूब पढ़ते होंगे, मेरे को लगता है 20-22 घंटे तो पढ़ते होंगे, ठीक है। तो इनके लिए एक बड़ी सी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए उसमें क्या क्या और बुक्स या कैसे उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, लाइब्रेरी का मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे देखा जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे अपने पार्लियामेंट का लाइब्रेरी है और उसका भी मैनेजमेंट किया जाएगा पार्लियामेंट के ही द्वारा, उसकी कमेटी बना करके। देखिए कंपोजिशन क्या होता है, मेंबर फ्रॉम बोथ हाउस, दोनों हाउस के मेंबर इसमें होंगे। फंक्शन क्या है, ओवरसीज पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी ऑपरेशंस, कुल मिलाकर के यही है कि पार्लियामेंट का जो लाइब्रेरी है उसका ऑपरेशंस देखना कैसा क्या चल रहा है, ठीक है कि नहीं। मेंटेन लाइब्रेरी कलेक्शन एंड रिसोर्सेज, ठीक है, बढ़िया बढ़िया किताबें हों, जाएं तो ये अच्छी अच्छी चीजें पढ़ें और हमारे लिए अच्छे अच्छे लॉज बनाएं, बढ़िया वैकेंसीज लाएं, चोरी चकारी ना करें, इस तरीके से। मतलब मेरे को लगता है कि यहाँ पर फिलोसॉफिकल और बढ़िया एथिकल बुक्स रखनी चाहिए, या रखा ही होगा, पढ़ लें तब तो बड़ी बात है, पढ़ने के टाइम तो पता नहीं नेता बन गए, ठीक है। प्रोवाइड्स रिसर्च सपोर्ट टू मेंबर्स, क्लियर है। ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंश्योर लाइब्रेरी सर्विसेज सर्विस मेंबर्स एफिशिएंटली, क्लियर है। कुल मिलाकर के सभी मेंबर्स को बढ़िया लाइब्रेरी फैसिलिटी मिले, जाए तो अच्छी अच्छी किताबें मिले, पढ़ के बोले वाह क्या मजा आ गया, है ना। कितना पढ़ते होंगे आपको भी पता है। ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिसेस ऑफ प्रॉफिट, क्लियर है। एक चौथी जो कमेटी हमारी है, कंपोजिशन में क्या होता है, मेंबर फ्रॉम बोथ हाउस, दोनों हाउस के मेंबर होते हैं। इसका काम क्या है, एग्जामिन्स क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑफिसेस ऑफ प्रॉफिट, क्लियर है। कुल मिलाकर के क्या है कि हमने पढ़ा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर मान लो जैसे कोई ज्वाइन कर लेता है तो उसका मेंबरशिप चले जाता है, तो कब किसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट समझा जाए, क्या है, कोई ऐसा तो नहीं कर रहा है, या कर रहा है तो उसके लिए क्या किस कंडीशन में क्या है, तो वो चीजों का भी तो जांच करना होगा, देखना होगा, रिकमेंडेशन देना होगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेट इफ मेंबर होल्ड ऑफिसेस वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कोई मेंबर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करके कोई और ऑफिस तो होल्ड नहीं कर रहा है, या किस तरीके से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड तो नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से, तो ये चीजें इसमें देखा जाएगा, ठीक है। रिव्यूज डिक्लेरेशंस ऑफ मेंबर्स, क्लियर है। इंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस, रिपोर्ट्स वायलेशंस फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन, क्लियर है। कुल मिलाकर के अगर कोई वायलेट कर रहा है इस रूल रेगुलेशन को जो पार्लियामेंट में है, या किसी भी तरीके से हमारे पार्लियामेंट के जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डिंग का जो इन्होंने बोला था कि हाँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको होल्ड नहीं करना है, अगर ऐसा कुछ भी कर रहा है तो उसको हटाने के लिए रिकमेंड करना है, या जो भी उन पे एक्शन लेना है उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बना करके दे देना, ठीक है। एडिशनल हाउसकीपिंग कमिटीज क्या क्या हो सकती हैं, तो देखिए कमिटीज ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब बिल्कुल बनाना चाहिए, ठीक है। कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिला सशक्तिकरण के लिए। कमिटी ऑन पेटिशंस, कमिटी ऑन ज्वाइंट सेक्रेटरियाट ज्वाइंट सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, क्लियर है। तो इसमें क्या है, सैलरी एंड अलाउंसेस जो हैं इनके कैसे क्या मिलेंगे वो देखने के लिए भी एक एक्स्ट्रा मतलब अदर वो बनाया जा सकता है, ये समझिए। देखिए इसके बाद क्या है इनके हाउसकीपिंग में सिग्निफिकेंसेस क्या है इनका, तो देखिए इंश्योर स्मूथ पार्लियामेंट्री फंक्शन, मैंने पहले ही बोला कि हाउसकीपिंग है तो इनका काम क्या होगा, ये देखना कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को किसी तरीके का दिक्कत ना आ रहा हो, बहुत आराम से वो लोग, क्योंकि देश के इतने बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं, तो कहीं टेंशन में कोई डिसीजन ले लिए या मिर्ची उर्ची लग गई या कुछ भी ऐसा हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मेंटेन पार्लियामेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सपोर्ट मेंबर वेलफेयर एंड नीड्स, हैंडल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, इंश्योर कंफर्ट एंड वर्किंग कंडीशन फॉर पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज। बट वैसे मैंने बता दिया है तो मेरे को नहीं लगता कि और डिटेल करने की जरूरत है, हालांकि यहाँ पे कुछ डिटेल करने जैसा भी नहीं है, चीजें क्या है फैक्चुअल हैं ज्यादा, ठीक है। तो देखिए कंसल्टेटिव कमिटीज का पर्पस क्या है, तो एग्जैक्टली ये क्या है कि डिफरेंट ग्रुप से मतलब पार्लियामेंट में बैठ करके कंसल्ट करेंगे सबसे, ताकि ऐसा समझो कि मतलब मान लो कि हमारे पार्लियामेंट का काम चल रहा है तो पार्लियामेंट की जो सीटिंग है उसके आउटसाइड में बैठ करके हम अगर कुछ ऐसा कर लें जिससे एक मीन वैल्यू निकलता रहे, मतलब लड़ाई झगड़े वाली चांसेस खत्म होती रहे, किसी के रिकमेंडेशन से उनको सुन लेना, समझ लेना, फिर उस पे उनको जो अपने तर्क हैं वो बता देना, या जो भी बिल वगैरह चल रहा है उस पर डिस्कस कर लेना, ताकि स्मूथनेस से पार्लियामेंट चलता रहे। तो ये कंसल्टेटिव कमेटी इसलिए बनाई जाती है। देखिए दीज कमिटीज सर्व एज कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव, फैसिलिटेटिंग डिस्कशन एंड एक्सचेंज ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट पॉलिसीज मैटर, क्लियर है। तो
तो क्या होगा कि डिस्कशन हो जाएगा, अगर एक्सचेंज ऑफ व्यू हो जाएगा तो उसमें समझ आ जाएगा कि ये क्या सोच के बोल रहे हैं, तो वहां पर शांत हो जाइए, नहीं करना पड़ेगा प्रेसाइडिंग ऑफिसर को, चीजें थोड़ी स्मूथली चल पाएंगी। नेचर एंड स्कोप क्या है, तो देखिए नॉन लेजिस्लेटिव, डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव पावर, फोकस ऑन कंसल्टेशन। क्लियर है, इनके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं होता है, इनका काम क्या होता है, सिर्फ कंसल्ट करना या डिस्कस करना चीजों को, और कंसल्ट करके डिस्कस करके उसको मैटर को सॉर्ट आउट करना जिससे दिक्कत ना आए। एडवाइजरी नेचर, अब मान लो कि किसी की बातें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो सही बोल रहे हैं, तो उसको एडवाइस तो करना पड़ेगा ना। प्रोवाइड एडवाइस एंड सजेशंस, नॉट मैंडेटरी रिकमेंडेशंस। क्लियर है, अब एडवाइस सजेशन जो भी होते हैं हम तो सबसे लेते चलते हैं और हमें सबको ही देते चलता है, तो क्या हम मान लेते हैं? तो जहां भी एडवाइस सजेशन की बात आए वो मोस्ट ऑफ द टाइम, आप कह सकते हो हमेशा ही लगभग, वो एडवाइजरी नेचर का ही होगा, मतलब मानना हो तो मानो, नहीं मानना हो तो मत मानो, ऐसा है। ठीक है, इनफॉर्मल फोरम, क्रिएट इनफॉर्मल सिटिंग फॉर डिस्कशन। मैंने पहले ही आपको बता दिया एग्जैक्टली क्या है कि यहाँ पर जो भी सिटिंग होती है वो फॉर्मल, मतलब रिकॉर्ड उसका नहीं वो किया जाएगा, इनफॉर्मल सिटिंग है, ताकि बातचीत करके एक मीन वैल्यू को डेवलप करते रहे ये लोग, एक मध्यस्थता जैसा काम करना आप ये कह सकते हैं। कि पार्लियामेंट का वर्क में, मतलब बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट का जो भी काम है वहां पर जो लड़ाइयां होनी है, झगड़े होने, उसको बाहर बैठ करके ऑन टेबल। और एक बात और है कि जब हम मतलब इनफॉर्मल मीटिंग करते हैं तो चीजें थोड़ी खुल करके लोग बोल पाते हैं, तो जो चीजें होंगी कि मतलब ऐसे रिकमेंडेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पार्लियामेंट में नहीं बोला जा सकता, तो ये आप बोलने में कोई दिक्कत आ सकती है, तो वो चीजों को भी यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है। तो इनफॉर्मल मीटिंग्स के लिए या इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए होगा ये। ठीक है, मल्टी पार्टी, सभी पार्टी के लोग आएंगे, इंक्लूड मेंबर्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, बट ऑब्वियस है। रेगुलेट मीटिंग्स, रेगुलर मीटिंग्स, तो देखिए मीट periodically टू डिस्कस डिपार्टमेंटल मैटर्स। क्लियर है, अब अलग अलग डिपार्टमेंट के मैटर्स को डिस्कस करने के लिए डिपार्टमेंटल मैटर जो भी हैं उनको बार बार इनकी सिटिंग होती रहेगी, इस तरीके से इनका फंक्शन चलता रहेगा। ठीक है, देखिए कंपोजिशन कौन कौन होते हैं इसमें, तो मेंबर फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, मिक्स एक्सपीरियंस्ड एंड न्यू मेंबर्स। क्लियर है, मतलब एक्सपीरियंस भी रहेंगे और न्यू मेंबर्स भी रहेंगे। अब एक्सपीरियंस है, न्यू मेंबर को क्यों डाला जाएगा, तो देखिए न्यू मेंबर के होने से फायदा ये होता है कि कुछ नई आइडियाज बता पाएंगे। एक्सपीरियंस लोग तो अच्छे ही हैं, और दूसरी बात एक्सपीरियंस लोगों से नए लोग सीखते भी हैं, ये भी चीज है। मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपार्टमेंट, अब एक बात समझिए, जिस डिपार्टमेंट का डिस्कशन चल रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे उस मिनिस्टर को बिठाया जाएगा ना, तो उनके बैठने से क्या होगा कि चीजें थोड़ी और क्लैरिफाई हो पाएंगी, ताकि डिस्कशन में मतलब डेप्थ रहे, ऐसा नहीं कि कुछ भी डिस्कशन में चल रहा है। ठीक है, सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट, बट ऑब्वियस है उनको भी रखना पड़ेगा। फंक्शन क्या है, पॉलिसी डिस्कशन, मतलब जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है और उसको किस स्तर पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और इसमें क्या क्या मेरिट और डिमेरिट हो सकते हैं, कैसी चीजें सही होंगी या नहीं होंगी, या अदर पॉलिटिकल पार्टीज के क्या व्यू और ओपिनियन है उस पर, इनको बैठ करके लोग ऑन द टेबल, होता है ना कि एक चीजें चल रही हैं, थोड़ा सा चलो अपन ये पार्ट टाइम में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा होगा। क्लियर है, देखिए तो डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड देयर इंप्लीमेंटेशन, मैंने बता ही दिया। मेंबर इनपुट क्या है, अलाउ एमपीज टू प्रोवाइड फीडबैक एंड सजेशन। अब देखिए जो लोग दूसरे लोग हैं उनकी भी बातें सुनना होगा कि भाई क्या बोल रहे हैं, उनका क्या फीडबैक है कोई भी इंप्लीमेंटेशन के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के लिए। ठीक है ना, तो चीजें और अच्छी हो जाए इसके लिए किया गया। ठीक है, ग्रेवियंस हियरिंग में क्या होता है, लिसन टू प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न ऑफ मेंबर्स। क्लियर है, जो भी प्रॉब्लम है उनको सुनना और कंसर्न मेंबर्स को देखना। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट लेजन क्या है, एक्ट एज ब्रिज बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट, बट ऑब्वियस है पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव बॉडी दोनों के बीच में एक ब्रिज जैसा काम करेंगे, मतलब दोनों से कंसल्ट करेंगे, दोनों लोगों को साथ बैठाएंगे, चीजें समझने की कोशिश करेंगे, तो वही चीजें हैं। इनफॉर्मल डायलॉग आप जानते हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि फॉर्मल डायलॉग नहीं है, इनफॉर्मल डायलॉग है। इनेबल फ्रैंक डिस्कशन इन इनफॉर्मल सिटिंग, अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जब इनफॉर्मल सिटिंग होगी तो एक फ्रैंक डिस्कशन हो पाएगा कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। और चूंकि आप लोग वहां पे मेजोरिटी में, या वहां पे मैं नहीं बोल सकता, यहाँ पे अच्छे से बोल सकता हूँ कि ये ऐसा भी तो आप कर सकते हैं, या हो सकता है कि वहां पे पार्टी को कई बार डिस्क्रिमिनेट करने के लिए चीजें चल रही होती हैं, और पीछे बैठ करके हो रहा था नहीं ये तो प्लान बहुत अच्छा है, इसमें ये भी कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जनता का विकास हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है। मतलब अगर अच्छे लोग बैठे हो तो ये भी हो सकता है, मेरे को लगता है। रिकमेंडेशंस, सजेस्ट इंप्रूवमेंट एंड मॉडिफिकेशंस, बट अभी ऐसे बैठे हैं इतने देर से डिस्कस कर रहे हैं,
पार्टीज को बिठा रहे हैं, डिफरेंट पार्टीज इसमें बैठ रही हैं, तो काम क्या होगा इनका? डिस्कशन करना, और जो भी चीजें एक फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, क्या क्या रिकमेंडेशंस हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, उसको दे देना, या मॉडिफिकेशंस क्या हो सकते हैं। एडवांटेज क्या होगा? स्मूथ रिलेशंस, फॉस्टर बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव। बट ऑब्वियस है, पहले ही उनके डिस्कशन डिबेट हो गया बैठ करके ऑन टेबल, तो वो चीजें थोड़ी ठीक हो गई हैं। फीडबैक मैकेनिज्म, प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक टू द गवर्नमेंट। बट ऑब्वियस है, सभी लोगों से जब बात किया जाएगा तो इससे एक जनरल आइडिया तो लगता रहेगा कि हमारे बारे में क्या चल रहा है, और हमारे बारे में मतलब नहीं, एग्जैक्टली क्या है कि फीडबैक क्या है हमारे कामों का। ठीक है, देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एड्रेस इशू बिफोर दे बिकम मेजर पार्लियामेंट्री इश्यूज। अब देखिए, कोई भी इशू जो मेजर पार्लियामेंट के अंदर इशू बन सकते हैं, बहुत बड़े दिक्कतें खड़ा कर सकती हैं, उन चीजों को पहले ही ये लोग सॉल्व कर लेंगे, या उनको एड्रेस कर देंगे कि भाई देखो ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, इस पर बातचीत करो और चीजें खत्म करो, या मतलब जो भी इसका सॉल्यूशन है वो निकाला जाए। कोऑपरेटिव अप्रोच, बट ऑब्वियस है, प्रमोट कोऑपरेटिव स्पिरिट बिटवीन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, है ना। तो मतलब रूलिंग पार्टी के जो भी लोग हैं वो और पार्लियामेंट के अदर मेंबर्स के साथ एक कोऑपरेटिव रिलेशन बना रहे, जिससे पार्लियामेंट अपना स्मूथली वर्क करता रहे। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट, हेल्प इनकॉर्पोरेट पब्लिक कंसर्न्स इनटू गवर्नमेंट पॉलिसीज, बट ऑब्वियस है ये भी होगा। चलिए देखते हैं इसका वर्किंग मेथड क्या है। क्वार्टरली और हाफ ईयरली मिलेंगे ये लोग, ठीक है। डिस्कशन बेस्ड ऑन एजेंडा प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्री है उनने क्या एजेंडा बनाया है, आज का एजेंडा, आज डिस्कशन का एजेंडा क्या होगा, किस बेसिस पे हम लोग काम करेंगे, किस तरीके का डिस्कशन होगा, वो सारी चीजें एजेंडा बनाएंगे और फिर उन पे बैठ करके डिस्कशन करेंगे। मेंबर्स फ्री टू रेज मैटर विद इन द मिनिस्ट्रीज परव्यू, बट ऑब्वियस है, देखिए, नो फॉर्मल वोटिंग और स्टैट्यूटरी प्रोसीजर्स। अब सीधी बात है कि हम बैठे हुए हैं किसी चीज को सॉल्व करने के लिए, उसके प्रॉब्लम्स को रेज करने के लिए, और ये रिकॉर्ड के साथ मीटिंग नहीं हो रहा है, मतलब इस मीटिंग को पार्लियामेंट का नहीं, एक फॉर्मल मीटिंग माना, इनफॉर्मल मीटिंग माना जा रहा है, तो क्या इसको, इसमें वोटिंग और इसकी जरूरत है क्या? यहाँ तो प्रॉब्लम डिस्कस हो रहा है, तो वोटिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल अप्रोच, बट ऑब्वियस पढ़ लिया हमने। देखिए लिमिटेशंस क्या है, नो बाइंडिंग इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट। अब पूरा इनने बैठा, पूरे रहता फैलाया, एक दूसरे की बातें सुनी, एक फाइनल कंक्लूजन निकाला, और जो भी इनको लगा इनने रिकमेंडेशंस दे दिया गवर्नमेंट को। अब चूंकि रूलिंग पार्टी है तो उसको लगता है कि डिस्कशन करने के बाद भी या रिकमेंडेशंस को नहीं मानना, तो नहीं भी मानेंगे। ठीक है, मतलब इनका किसी भी तरीके का बाइंडिंग नेचर का नहीं होगा। ठीक है, एडवाइजरी नेचर का है, तो जो भी ये एडवाइस दे दें वैसा काम चल जाएगा। ठीक है, कैन नॉट कंपेल गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट रिकमेंडेशंस, लिमिटेड टू डिस्कशन एंड सजेशंस। क्लियर है? तो ये है। अब एग्जैक्टली क्या है कि हमारे जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हमने पढ़ा है, इनके पावर क्या क्या है, तो ये ओवरऑल हमने देख लिया है, इसको हम समराइज कर रहे हैं कि चीजें क्या क्या है, मतलब इनके पास क्या क्या पावर होंगे, क्या क्या ये काम कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इनको बुलाया गया था, पार्लियामेंट मतलब बनाया जाता है पार्लियामेंट के वर्क को हमेशा चलता रहे, एक टारगेट बेस्ड वर्क दिया जाए और फिर वो काम चलता रहे। इसमें दो तरह की कमिटीज देखी थी हमने, स्टैंडिंग कमेटी और ऐसी कमेटी जो एक टारगेट बेस्ड बनाया जा रहा है ना, एडहॉक कमेटी जो टारगेट बेस्ड बनाया जा रहा है और टारगेट कंप्लीट होने के बाद खत्म हो जा रहा है। स्टैंडिंग कमेटी लगभग 1 साल के लिए बनाई जाती है, ये भी हमने देखा था। तो ओवरव्यू इसका क्या है, देखिए, पार्लियामेंट्री कमिटीज एक्सरसाइज कंसिडरेबल पावर एंड एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस नेसेसरी टू परफॉर्म देयर फंक्शंस इफेक्टिवली एंड इंश्योर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। एग्जैक्टली क्या है कि अगर इनको पावर नहीं दिया जाएगा तो फिर ये कमेटी काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इनको पावर दिया गया, जैसे अपने मॉडिफिकेशन कर लेना, अपनी सीटिंग्स को कैसे क्या करना है, ठीक है, जांच के तरीके क्या होंगे, जांच करने के बाद किसी एविडेंस को बुलाना, समन करना किसी पर्सन को, किसी की बात सुनना, या डॉक्यूमेंट्स ले आकर के उसकी जांच करना, तो ये सारे इनके अपने पावर होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके जो भी फाइनल कंक्लूजन है वो रिलेटेड मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री को देना, और साथ में सेक्रेटरियाट जुड़ा हुआ है तो सेक्रेटरियाट की भी हेल्प लेना या सेक्रेटरियाट की हेल्प करना। तो ये सब इनका पावर एंड फंक्शन होगा। चलिए डिटेल में देखना शुरू करते हैं। मेंस में ये आ सकता है कि जो पावर है हमारे पार्लियामेंट्री कमिटीज का, ये बताइए कि पावर फंक्शन क्या है, कैसा है। तो पावर ऑफ कमिटीज क्या है, देखिए, इन्वेस्टिगेटिव पावर। सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेट, मतलब जैसे मान लो कोई भी बिल कुछ भी आया है या किसी भी जो टास्क इनको दिया गया है उसको इन्वेस्टिगेट करना है, तो क्या क्या करेंगे, समन पर्सन्स, किसी पर्सन को, जैसे मान लो कि लगता है कि
मैं अभी कमेटी का चेयरमैन हूं और मुझे लगता है कि किसी पर्सन एक्स को बुलाना है और बुला करके कुछ पूछना है चीजें कि भाई ऐसा कैसे हुआ या क्या करना है, तो समन करेंगे ये, ठीक है। कैन समन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड विटनेसेस, क्लियर है, किसी को भी समन कर सकते हैं, ये याद रखना। डिमांड डॉक्यूमेंट्स, कैन कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो हम जांच किसकी करेंगे, ऐसा समझ लो आप। तो ये चीजें हैं। सीक इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कैन डिमांड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या जो हमारे पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई जाती हैं ये किसी भी डॉक्यूमेंट का डिमांड कर सकती हैं गवर्नमेंट से, तो हाँ। क्या ये किसी को समन कर सकती हैं, तो हाँ समन कर सकती हैं। क्या रिकॉर्ड्स, फाइल्स, डॉक्यूमेंट कुछ भी, तो हाँ मंगा सकते हैं। क्या ओरल एविडेंस का पावर है, तो हाँ है। कैन टेक ओरल टेस्टिमनी फ्रॉम ऑफिशियल्स एंड विटनेसेस, क्लियर है, मतलब बुला करके उनसे पूछताछ कर लेना, उनकी चीजें जान लेना और फिर उससे कोई निष्कर्ष तक पहुंचना। रिटन एविडेंस, हाँ भाई बट ऑब्वियस है कि कैन रिसीव रिटन रिस्पॉन्सेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब लिखित में भी मांग सकते हैं कि आप लिखित में दीजिए ये कैसे क्या हुआ या जो भी हो। रिपोर्टिंग पावर क्या है, तो रिपोर्ट, प्रिपेयर रिपोर्ट्स। अब जो भी इनने जांच वांच किया है, क्या उसका रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, तो हाँ बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट समझेगी क्या कि इनने किया क्या, तो इसलिए जैसे सबमिट डिटेल फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को ये लोग देंगे जो भी इनके रिपोर्ट होंगे। टेबल रिपोर्ट्स आर टेबल्ड बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस के जो पार्लियामेंट है उनके पास जाकर के ये अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे, देंगे, बताएंगे। पब्लिश फाइंडिंग्स, जो भी चीजें हैं कैन पब्लिश, अगर चाहे तो कैन पब्लिश कमिटीज रिपोर्ट एंड प्रोसीडिंग्स, क्लियर है। मेक रिकमेंडेशंस, सजेस्ट पॉलिसी चेंजेस एंड करेक्टिव मेजर्स। भाई कोई भी जांच क्यों किया जाता है किसी भी चीज का, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था जो चल रहा था कोई भी और वो फ्लॉप हो गया, तो उसमें या बहुत अच्छे से नहीं चल पाया जैसा एक्सपेक्ट किया गया था, तो फिर क्या होगा, उनमें रिकमेंडेशंस आएंगे कि भाई यहाँ यहाँ चूक हुई है, आगे इसको सुधार दो, और वो अगर सुधर गया तो फिर स्मूथली वर्क करता रहेगा। तो ये ऐसा है। देखिए लेजिस्लेटिव पावर क्या है, बिल एग्जामिनेशन, कैन एग्जामिन एंड सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू द बिल, कोई भी बिल है उसको पहले जानते हैं डिबेट में आने के पहले उसको एग्जामिन किया जाता है, और एग्जामिन करने के बाद फिर क्या किया जाता है उसको कि ये लोग सब समझ के फिर उसके बाद पार्लियामेंट को दे देते हैं, देख लेते हैं कि ये चीजें हैं, फिर उसको डिस्कस किया जाता है। स्क्रूटनी ऑथोरिटी, स्क्रूटिनाइज गवर्नमेंट लेजिस्लेशन बिफोर पार्लियामेंट्री डिबेट, क्लियर है। पार्लियामेंट्री डिबेट के पहले चीजों को स्क्रूटिनाइज कौन करता है, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज करती हैं, ताकि उनके डेफिनेस को जाना जा सके, उसको डिटेल में समझा जा सके कि चीज क्या है। अमेंडमेंट सजेशन, अगर मान लो स्क्रूटिनाइज करने में कोई लगता है कि ये चीजें और बेहतर हो सकती हैं, तो उनको प्रपोज मॉडिफिकेशन टू द बिल, ये है। रिपोर्ट ऑन बिल्स, सबमिट डिटेल रिपोर्ट ऑन बिल रेफर टू देम, क्लियर है। जो भी बिल आया है उसको क्या करना, उसकी रिपोर्ट बनाना और रिपोर्ट बना करके सबमिट करना, ये इनका काम है। देखिए फाइनेंशियल पावर क्या है, बजट स्क्रूटनी, जो भी बजट आएगा तो पहले पार्लियामेंट्री कमेटी उसका जांच करती है, पूरा देखती है डिटेल में कि बजट क्या है, कैसा है, किसको कितना ग्रांट दिया जा रहा है, ग्रेवियंस क्या है, चीजें कैसी हैं, और फिर उसके बाद वो एक शॉर्ट नोट्स बना करके सरकार के सामने रखती है, फिर उसका डिबेट होता है, फिर बजट सेशन चलता है, आप देखते ही हैं। एग्जामिन बजट एलोकेशंस एंड एक्सपेंडिचर्स, क्लियर है। डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स है, मतलब कुल मिलाकर के बजट रिलेटेड जितनी चीजें हैं सबको स्क्रूटिनाइज करना, देखना, और फिर उसके बाद रिकमेंडेशंस देना। रिव्यू एंड रिपोर्ट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, क्लियर है। फाइनेंशियल ऑडिट, अब आप हमने पहले ही पढ़ा था कि जो भी हमारे सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनके जो भी रिपोर्ट्स आते हैं वो प्रेसिडेंट को देते हैं, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पार्लियामेंट को देते हैं, फिर पार्लियामेंट में उसको रखा जाता है, फिर सभी लोग उस पर डिस्कस करते हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज क्या करती हैं, उसको देखती हैं कि कहीं चूक तो नहीं हुआ, कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ। मैंने इसके लिए टर्म भी बताया था कि फाइनेंशियल जो भी ऑडिट आते हैं उनको देखना, मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये पोस्टमार्टम हो रहा है, मतलब मरे हुए इंसान का बस चिड़फाड़ के देखा जा रहा है। क्योंकि भारत का जो फाइनेंशियल सीएजी है ना, वो काम कैसे करते हैं, तो पहले खर्चे कर दिए जाते हैं, और खर्चा होने के बाद फिर पता चलता है कि अरे ये तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गया। अब जो ठेकेदार या जो भी लोग हैं वो खर्चे अगर कर ही चुके हैं तो पैसा क्या रिकवर हो सकता है, चोर पैसा लेके भाग गया और रिकवर करने की बात चल रही है, तो थोड़ा मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है। तो फिर इस पे जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये तो लास्ट चिड़फाड़ के देख रहे हैं, कुछ होना जाना है नहीं, अब इंसान उठेगा नहीं, ठीक है। स्क्रूटिनाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंट्स। एफिशिएंसी रिव्यू,
असेस इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ स्पेंडिंग, मतलब कुल मिलाकर के क्या हो रहा है कि भाई क्या जो काम हो रहा है, जो स्पेंडिंग्स हो रही हैं, उसका डेवलपमेंट हो भी रहा है या बस गवर्नमेंट के पैसे जा रहे हैं और नेता लोग अपने जेब में भर रहे हैं, ये तो होता ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, रेगुलेटरी रिव्यू, एग्जामिन्स सबऑर्डिनेट legislation and rules, compliance check, ensure administrative compliance with law, policy review, evaluate policies implementations, standard setting, set protocol standards। कुल मिलाकर के क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी इनका काम है कि सही साथ चल रहा है कि नहीं वो देखना, जैसे कि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज लगी है तो वो सही चल रही है कि नहीं, या प्रोसीजरल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, उनमें क्या क्या चेंज करने की जरूरत है, या ठीक ठाक चल रहे हैं तो ठीक है रहने दो। प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द कमिटी, अब इनके कुछ इतनी चीजें मिली हुई हैं, इतने इनको काम करने हैं तो कुछ प्रिविलेजेस तो देना ही होगा, ठीक है। जैसे इन पे केस वेस नहीं करना, या कमेटी के किसी प्रोसीडिंग के लिए इनको इन पे वो चार्ज नहीं करना, ये सारी चीजें, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है, प्रोटेक्शन है। कमिटी मेंबर्स एंड विटनेसेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम लीगल लायबिलिटीज फॉर स्टेटमेंट मेड ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, जो भी प्रोसीडिंग्स के टाइम उनने अपने विटनेसेस के फॉर्म में एविडेंस वगैरह दिए हैं या जो भी बातें बोली हैं उसके लिए उन पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, लीगल लायबिलिटी नहीं है। इम्यूनिटी क्या है भाई, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू द कमिटी वर्क, कोई भी कमेटी के काम के लिए, अब एडवाइजरी नेचर का है तो इसके लिए क्या इन पे केस किया जाए, या वो मिलेगा तो ही वो थोड़ा, मतलब अगर इनको छूट मिलेगा तो ये फियरलेस वर्क कर पाएंगे, अच्छे से काम करेंगे, ये भी चीज आप समझ लीजिए, ठीक है। कॉन्फिडेंशियली कैन कीप प्रोसीडिंग्स कॉन्फिडेंशियल व्हेन नेसेसरी, अब कोई ऐसी प्रोसीडिंग है जिसको पब्लिक नहीं किया जा सकता तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, ठीक है, अगर जरूरी है तो, नहीं तो अगर बता दिया तो हो सकता है कि उससे कुछ दिक्कत खड़ी हो जाए। फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, कैन नॉट बी इंटरफेरेंस बाई विद बाई एग्जीक्यूटिव, जो भी एग्जीक्यूटिव है वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा इनके काम में, ये अपना फ्रीली वर्क करते रहेंगे, नहीं तो इंटरफेरेंस होने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फ्री एंड फेयर वर्क नहीं कर पाएंगे। देखिए एक्सेस प्रिविलेजेस क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, फुल एक्सेस टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज, इनको पूरा छूट मिला हुआ है, कैसे भी उसको एक्सेस करें देखें, क्योंकि अगर किसी चीज का हम एग्जामिन कर रहे हैं तो जब तक हमारे हाथ में फुल एक्सेस नहीं होगा तो हम एग्जामिन कैसे करेंगे। कोई जैसे मान लो गाड़ी बनवाने आया, बोला कि इंजन मत खोलना, दूर से देख के बता दो क्या हुआ, तो जब तक खोल खाल के नहीं देखेंगे पता कैसे चलेगा खराब हो गया उसमें, ठीक है। इंफॉर्मेशन एक्सेस, कैन ऑब्टेन क्लासिफाइड एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, लेना ही पड़ेगा तब तो पता चलेगा कहाँ कहाँ चोरी चकारी हुआ है, ठीक है। फैसिलिटी एक्सेस, कैन विजिट गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज, अब क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, कैसी मिल रही हैं, उसको जब तक विजिट नहीं करेंगे तो पता क्या चलेगा कि भाई ठीक मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि कागजों में तो पार्लियामेंट और नेता लोगों के काम कागज में क्या गजब चलते हैं, उसका तो मतलब लिमिट ही नहीं। अगर देख लो तो भारत के हर बच्चे को जो पढ़ाई के लिए पैसे मिल रहे हैं वो करोड़ों में मिल रहे होंगे, और सारे बच्चे कैम्ब्रिज पढ़ रहे होंगे, अगर इनके कागज बनाने के लिए इनको बोल दिया जाए तो ऐसा बना देंगे। पर एक्चुअल लेवल पे अगर ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके देखा जाए तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो कहते हैं उसका 5% ही मिलेगा। अच्छे दिन आ गए हैं, चलिए। कैन एक्सेस गवर्नमेंट रिकॉर्ड एंड फाइल, ठीक है। प्रोसीजरल प्रिविलेजेस क्या है, अपने रूल बना सकते हैं अपने हिसाब से, आप ये समझिए काम करने की इनको फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑटोनॉमी है, मतलब अपने हिसाब से काम करेंगे, कैसे करना, कब करना, कहाँ करना, ठीक है। ऑथोरिटी है इनको रिकॉग्निशन के लिए। अब देखिए पढ़ देता हूं, ओन रूल, कैन स्टैब्लिश देयर ओन प्रोसीजरल रूल्स, ठीक है। कैन मॉडिफाई प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड, अब एक चलन चल गया और उसी से चले जा रहा है तो क्या होगा, नई चीजें हो सकती हैं, कुछ इनको लग सकता है कि ऐसा नहीं ऐसा करेंगे तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, तो इनको पूरा फ्रीडम मिला हुआ है, आप ऐसा समझिए। फंक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, मैंने पहले ही बता दिया है ये, ठीक है। चीजें थोड़ी सी रिपीट जैसी हैं, देख लेना। एक्सरसाइज रिकॉग्नाइज्ड पार्लियामेंट्री अथॉरिटी, मेंबर्स को मतलब इंडिविजुअल इनका प्रिविलेजेस क्या मिला हुआ है ये देख लीजिए। अटेंडेंस, मेंबर रिक्वायर्ड टू अटेंड, नो पेनल्टी फॉर एब्सेंट विथ कमिटी अप्रूवल, और कमिटी के अप्रूवल से गायब है तो इन पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। और जब हम इसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना तो हम ये चीज देखते हैं कि इनका जो काम है वो ऐसा है कि बहुत रेगुलर मीटिंग नहीं कर पाते या मेंबर आधे टाइम गायब ही रहते हैं, ठीक है।
क्योंकि फाइनली हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही। प्रोटेक्शन, मेंबर्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम अरेस्ट ड्यूरिंग कमेटी प्रोसीडिंग्स, नहीं अरेस्ट किया जाएगा जब कमेटी का प्रोसीडिंग चल रहा होगा। फैसिलिटीज क्या मिला हुआ है, प्रोवाइड विथ नेसेसरी फैसिलिटीज एंड सपोर्ट। अब फैसिलिटीज और सपोर्ट नहीं दिया जाएगा तो काम कैसे करेंगे ये, है ना। तो इनको मतलब कुल मिलाकर खूब फ्रीडम मिला हुआ है, आप तो बस काम कीजिए, बस कर लें तो। देखिए फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन कमेटी, फॉर्मेशन प्रोसेस। अभी ओवरऑल तो हमने देख लिया है, मतलब हमने एक एक करके तो देख लिया है, अभी ओवरऑल देख रहे हैं कि क्या क्या है। तो स्पीकर या चेयरमैन नोटिफिकेशंस, ये देखिए स्पीकर और चेयरमैन अनाउंसेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज। तो ये आप जानते हैं कि किसके अंडर बनता है, तो लोकसभा में स्पीकर के अंदर बनेगा और राज्यसभा में चेयरमैन के अंदर बनेगा, मतलब ये चेयरमैन के अंडर में काम करती हैं कमिटीज, ठीक है। रूल बेस्ड फॉर्मेशन, फॉर्म्ड एज पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये जानते हैं हम काम कैसे करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रह के काम करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो हमने पढ़ा था कि एक सिलेक्शन के लिए भी कमेटी बना हुआ है कि कौन सी कमेटी में कौन आएगा। तो ये देखिए मेंबर्स सेलेक्टेड थ्रू सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि जिस पार्टी की जितनी सीटें हैं उनको उसके प्रोपोर्शन में इसमें एंट्रेंस मिलेगा, ठीक है। इंश्योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्लियर है। एक्सपर्टाइज कंसिडरेशन, कंसिडर सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज व्हेन पॉसिबल। अगर मान लो कि कोई सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज है और ये पॉसिबल है कि उसको उस कमेटी में डाला जाए तो डाला जाएगा, ठीक है। देखिए कंपोजिशन प्रिंसिपल्स क्या है, मल्टी पार्टी रिप्रेजेंटेशन। अब इससे क्या होगा कि हमारा पार्लियामेंट अच्छे से काम करता रहेगा, सभी लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, जांच टीम में भी अपोजिशन के लोग हैं तो कितनी अच्छी बात है, चीजें अच्छे से चलेंगी। मेंबर फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। हाउस रिप्रेजेंटेशन कैसा है, मेंबर फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा वेयर एप्लीकेबल। हमने पढ़ा था कि जहां कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर साथ में बैठ के जांच वांच करते हैं, काम करते हैं, तो वो आपने देख रखा है। प्रोपोर्शनल एलोकेशन क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स प्रोपोर्शनल टू द पार्टी स्ट्रेंथ। मैंने बता दिया आपको कि जिस पार्टी को जितना स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उनको वहां पर एंट्री मिलेगी, ठीक है। चेयरमैनशिप यूजुअली गिवन टू सीनियर मेंबर और अपोजिशन मेंबर इन सर्टेन केसेस, ठीक है। अगर मान लो कहीं चेयरमैन है या स्पीकर है तो बात ही खत्म हो गया, और वो नहीं है तो जनरली सीनियर मेंबर को दिया जाता है या लीडर ऑफ मतलब जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं उनको दिया जाएगा, ठीक है। वर्किंग प्रोसीजर क्या है, कमेटी सेशंस होगा, रेगुलर मीटिंग होगी, ठीक है। मीट रेगुलरली एज पर शेड्यूल, मतलब जैसा इनका शेड्यूल होगा उस हिसाब से ये मिलेंगे, ठीक है। साल भर के लिए कमेटी जनरली बनाई जाती है। स्पेशल सेशन क्या होगा, अगर जरूरत लगेगा कि स्पेशल सेशन की जरूरत है तो कभी भी बुला सकते हैं, तो कॉल व्हेन नेसेसरी। कोरम, मिनिमम कोरम मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट बिजनेस, बहुत जरूरी है क्योंकि पार्लियामेंट के हर काम में कोरम की जरूरत तो होती है, जो जनरली 10% होता है। क्या है कि अगर कोरम नहीं हो, दो ही लोग बैठ कर डिसीजन लेने लग जाएं, किसी चीज की जांच करने लग जाएं तो दिक्कत हो जाएगा ना। कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोसीडिंग्स जनरली कॉन्फिडेंशियल अनलेस ऑर्डर और अदरवाइज। जनरली इनके जो मीटिंग्स और जो भी चीजें होती हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं जिससे लड़ाई झगड़े की संभावना ना बने। देखिए इनके पावर फंक्शन देख रहे हैं हम लोग, तो एविडेंस कलेक्शन का पावर होगा, मतलब जैसे देखो अब इसको डिटेल नहीं पढ़ता हूं, मैं बता देता हूं। समन, किसी को भी समन कर सकते हैं, हियरिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग काम हो गए, रिकॉर्ड रखना। देखो समन मतलब क्या होता है, किसी भी विटनेस या किसी पर्सन को बुलाना, ठीक है, कि आप आइए सामने प्रेजेंट होइए, ठीक है। फिर उसके बाद हियरिंग, उसको सुनना कि क्या है, उसके विटनेसेस को समझने की कोशिश करना, और फिर डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड का जो भी आया है रिकॉर्ड उसको ओरल या रिटन डॉक्यूमेंटाइज करना, एंड देन आफ्टर उसको एग्जामिन करना। एग्जामिन करने में क्या होगा कि मतलब जैसे मान लो कि कोई आकर के स्टेटमेंट देके गया या कोई डॉक्यूमेंट देके गया और वो पूरा ही झूठ बोल के चला गया, तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन तो करना पड़ेगा ना कि झूठ बोला है या सही बोला है। नहीं तो बोलने के लिए तो सारे लोग अच्छा ही बोलेंगे, कोई चाहेगा क्या कि फंसे। रिकॉर्ड को रखना, रिपोर्ट प्रिपरेशन। अब देखो रिपोर्ट जो भी बनेगा, रिपोर्ट बना करके किसको जाएगा, तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट देते हैं। ये सिंपल है पर इंपॉर्टेंट है। देखिए डिस्कशन, सबसे पहले क्या होगा, रिपोर्ट जो बन रहा है उसको डिस्कस किया जाएगा मेंबर्स के बीच में, जो भी मतलब उसके मेंबर हैं, ठीक है। उसको ड्राफ्ट किया जाएगा सेक्रेटरिएट के अंडर में रह के या सेक्रेटरिएट की हेल्प से, या ये सेक्रेटरिएट को हेल्प करते हुए उसको रिव्यू किया जाएगा और फिर उसका कंसेंसस होगा, ठीक है।
और फिर उसको अप्रूव अगर हो जाता है तो वो रिपोर्ट कहाँ जाएगा, सबमिशन के लिए। पढ़ इसलिए नहीं रहा हूँ कि इधर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप पढ़ लो। रिपोर्ट प्रिपरेशन में क्या है, डिस्कशन है, ड्राफ्टिंग है, रिव्यू है, कंसेंसस है और कंसेंसस है और अप्रूवल है। रिपोर्ट सबमिशन में क्या होगा कि फॉर्मल सबमिशन जो होता है वो सबमिट टू स्पीकर और चेयरपर्सन, मतलब मैंने पहले ही बोला था कि किसको दिया जाता है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर को दिया जाता है रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। टेबलिंग, टेबल इन पार्लियामेंट एज पर प्रोसीजर, बट ऑब्वियस है। पब्लिकेशन मेड अवेलेबल टू पब्लिक एंड मीडिया, अगर कुछ ऐसा मैटर है जो पब्लिक मीडिया में देने से चीजें बिगड़ सकती हैं तो वो नहीं भी दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखना है यहाँ पर। नहीं तो आप बोलोगे कि हर तरह के रिपोर्ट पब्लिक ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन सर्कुलेटेड अमंग मेंबर्स, और जो भी इनके रिपोर्ट है वो सभी मेंबर्स को दिया जाता है, सब लोग पढ़ते हैं कि भाई क्या किसका क्या रिपोर्ट आया है, मतलब जो भी मेंबर है, ठीक है। डिस्कशन एंड फॉलो अप, पार्लियामेंट्री डिस्कशन, रिपोर्ट डिस्कस्ड इन रिलेवेंट पार्लियामेंट्री फोरम, क्लियर है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रिप्लाई टू रिकमेंडेशंस, अब गवर्नमेंट को मान रही है रिकमेंडेशंस, नहीं मान रही है वो अलग बात है, लेकिन उनको रिप्लाई करना होगा कि क्या है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन, फॉलो अप ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस, मतलब जो भी इनने रिकमेंडेशन दिया है उसको बार बार फॉलो अप करें कि आपने उसको माना, और नहीं माना तो कारण बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मत मानिए, तो ये ऐसा होगा। तो फॉलो अप लेने से क्या हो जाता है, चीजें थोड़ी दबाव महसूस होगा उन पे। कमिटी सपोर्ट, ये सपोर्ट स्ट्रक्चर तो सेक्रेटरिएट होता है, हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। रिसर्च सपोर्ट, प्रोवाइड रिसर्च एंड एनालिसिस, ठीक है। इसके साथ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट्स कमिटी मीटिंग्स एंड एक्टिविटीज, सेक्रेटरिएट हर तरह का इनको सपोर्ट करेगा, ठीक है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट, मेंटेन्स रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन, पब्लिकेशन, हैंडल्स पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, क्लियर है। ये सब सेक्रेटरिएट के माध्यम से किया जाएगा। सेक्रेटरिएट रिलेटेड सेक्रेटरिएट होते हैं अलग अलग पार्लियामेंट में, तो उनके थ्रू ये काम किया जाएगा, ठीक है। एक्सपर्ट एडवाइजर्स क्या है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, क्लियर है। कंसल्टेशन, एडवाइस कमिटी ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर और एनालाइज, कंडक्ट एनालिटिकल स्टडीज, बट वैसे सारे काम करना पड़ेगा इनको, अगर नहीं करेंगे तो फिर फाइनल डिसीजन तक कैसे पहुंचेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट क्या है, इनको स्टाफ मिलेगा, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लरिकल स्टाफ मिलेगा इनको, अगर स्टाफ नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे, तो स्टाफ तो चाहिए ना कमिटीज को। रिसोर्सेस पूरा मिलेगा, अगर रिसोर्स नहीं मिलेगा, जो भी जरूरी रिसोर्सेस हैं, तो ये काम कैसे कर पाएंगे, और लॉजिस्टिक मिलेगा। तो ये इतनी चीजें, मतलब इनको बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलते हैं। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या है, लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, बिल एग्जामिनेशन, जो भी बिल आते हैं उनको एग्जामिन करते हैं। ये इधर डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि आपको ये सब पता है, जब इनके हम इंडिविजुअल फंक्शन पढ़ रहे थे तो हमने देख रखा है, ठीक है। आगे क्या है, अमेंडमेंट सजेशन, अगर मान लो कोई चेंजेस करने हैं तो उसके सजेशंस करेंगे। एक्सपर्टाइज रिव्यू, अगर मान लो लगता है कि किसी एक्सपर्ट की एनालिसिस लेनी है, इस पे एक्सपर्ट से एनालाइज करवाना है, उनका रिव्यू लेना है, तो बिल्कुल ले सकते हैं। कंप्रिहेंसिव डिबेट, जो भी चीजें हैं उन पे एक डिस्कशन डिबेट करना कि कहां कहां इसमें रिकमेंडेशंस की जरूरत है और क्या क्या इसमें और हो सकता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट क्या है इसका, तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअसली मॉनिटर गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, हमने पढ़ा था कि क्या वर्किंग कमेटी जो है वो काम कर रही है, जो भी चीजें गवर्नमेंट के लिए है वो गवर्नमेंट का इंप्लीमेंटेशन सही साथ चल रहा है या बस ये कागजी तोते उड़ा रहे हैं, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, ये भी इंपॉर्टेंट इनका काम है। कंट्रोल चेक, एक्सरसाइज चेक ऑन एग्जीक्यूटिव पावर, क्लियर है। ट्रांसपेरेंसी प्रमोशन, चीजें ट्रांसपेरेंट रहे, गवर्नमेंट के जो भी फंक्शन है वो बहुत क्लियर कट रहे ताकि कोई डाउट और दुविधा वाली बातें ना आ जाए, ठीक है। सिटीजन इंटरेस्ट प्रोटेक्शन, अब कुल मिलाकर के पार्लियामेंट के जो लोग गए हैं वो किसके लिए गए हैं, सिटीजन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये भी ये देखते रहेंगे क्या वो सिटीजन के अकॉर्डिंग है, मतलब जिसमें ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं कि कोई सिटीजन कुछ उल्टा सीधा चाह रहा है तो वो हो, ये भी ध्यान रखना। पॉलिसी कंसर्न्स, एड्रेस कंसर्न्स एंड ग्रेवियंस ऑफ सिटीजन्स, क्लियर है। सोशल वेलफेयर उसमें होना चाहिए। ग्रेवियंस फोरम, देखिए प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर राइजिंग इश्यूज, जो भी चीजें हैं, दिक्कतें चल रही हैं, उनको राइज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देना, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, उसमें अपोजिशन के भी लोग हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि वो
प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जा सके कि पब्लिक इशू के क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर नहीं उठाए जाएंगे तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। राइट्स प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, बट ऑब्वियस है। देखिए पार्लियामेंट्री एफिशिएंसी क्या है, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या होगा कि जब कमिटीज बनाई जाएंगी तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अपना शरीर झाड़ के चल देगा कि मेरे ऊपर क्या। अगर कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को काम सौंपा गया है तो उस कमेटी को काम करना पड़ेगा। तो एक तो वर्कलोड कम हो जाएगा और वर्क डिवीजन से वर्क जो है वो एफिकेसी उसकी बढ़ जाएगी और काम बहुत सारे हो पाएंगे। ठीक है, तो वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड फोकस। अब अलग अलग काम, जैसे मान लो कि सभी लोगों को सभी काम दे दिया जाए तो कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक आदमी को बुला करके बोल दिया जाए कि नहीं आप ये कर दीजिए, तो वो फिर पूरा क्या करेंगे, उस पर फोकस होकर के काम करेंगे, स्पेशलाइज्ड काम होगा। टाइम एफिशिएंसी, अब इसमें क्या है, एलोकेशन ऑफ टाइम। या मान लो कि एक काम एक आदमी को, एक कमेटी को सौंपा गया है कि ये कीजिए फिर इसके बाद बताता हूं, तो एक टाइम ड्यूरेशन में हो जाएगा। अदरवाइज सबके पास पहुंचा दिया तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, तो ये ऐसा है। दूसरा क्या है, तो देखिए डिटेल्ड वर्क, कंडक्ट डिटेल्ड वर्क नॉट पॉसिबल इन फुल हाउस। पूरा हाउस को अगर लगा दिया जाए तो क्या किसी एक एक काम पे डिटेल वर्क हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वर्क डिवीजन कर दिया जाए, कुछ कुछ लोगों की ग्रुप बना दिया जाए और उनको अलग अलग काम दे दिया जाए, तो इस तरीके से क्या होगा, काम आसानी से बहुत अच्छे से होगा, उसका मतलब एफिकेसी बहुत अच्छा होगा। क्लियर है, ऐसे समझो। चलो, यहां पर हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की कुछ चीजें और भी थी, वो हमने नहीं डाला है क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है और इतना बहुत सफिशिएंट है। आप बस एक काम और कर लेना कि किसमें कितने मेंबर होते हैं, किधर के राज्यसभा के मेंबर होते हैं, किधर के लोकसभा के मेंबर होते हैं। भूले बिसरे गीत की तरह कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, थैंक यू, बने रहिए।